मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और वैसे मैं ट्रेंड हूँ एक एज एन इंजीनियर, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं इंडिया में नदियों के किनारे पैदल चल रहा हूँ। और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है वेदितम इंडिया फाउंडेशन, जो इंडिया में नदियों के ऊपर पर्यावरण के विषय पर शोध का काम करती है। जो शोध करके जो हमारा जो रिसर्च का जो आउटपुट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा आर्काइव है ये हम क्रिएट करके रख सकें, जैसे वो रेफरेंस की तरह काम आए। मैंने जो अपनी पैदल यात्रा है वो बंगाल से स्टार्ट करी थी, गंगा सागर से। बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ से शुरू करते हुए नदी के बहने के उल्टी दिशा में मैंने पैदल यात्रा तय की गंगोत्री तक। और इस यात्रा में बहुत चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे लोग भी मिले, पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो समझ में आई कि नदी किनारे जो लोग रहते हैं वो हजारों साल से नदी किनारे रह रहे हैं। उन्होंने नदी के साथ कैसे रहना है, नदी के व्यवहार के साथ कैसे रहना है वो समझ लिया था इतने सालों में। लेकिन आज के दिन हमने बांधों के जरिए, बराजों के जरिए, इरिगेशन जो हम ग्राउंड वाटर ज़मीन से जो पानी ले, भूजल से जो हम इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसके ज़रिए हमने नदी जिस तरह से बहती थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। और अब मौसम के हिसाब से बदलने की जगह नदी इन सारे जो हमने एक्सटर्नल एक तरीके से बाहरी फोर्सेस इस पे डाल दिए हैं उसके वजह से नदी बदलती है। और ये जो मौसम के हिसाब से लोग नदी के साथ जीना जानते थे वो अब इस बात के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिन मौसम नदी के जो बहाव में बदलाव है या फिर बिन मौसम नदी के जो निर्मलता में या अविरलता में बदलाव है उसके साथ कैसे जिया जाए, अभी लोग उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नदी किनारे चलते हुए जब हम किसानों से मिले, किसानों ने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं हमसे शेयर किए, उसमें ये बात ज़रूर सामने आई कि जो भूजल है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का काम होता है, नदी से उतना सिंचाई का काम नहीं होता है, भूजल से होता है। कुछ जगह है जहाँ कनाल से होता है सिंचाई का काम, लेकिन ज़्यादातर जगह जो सिंचाई का काम है वो भूजल से ही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने यही कहा कि भूजल जो पहले 10 या 15 फीट के गहराई पर मिल जाता था, अब वही भूजल 50, 60, 70 फीट के गहराई पर या उससे भी ज़्यादा गहराई पर मिलता है। तो उनको भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनको भी ज़्यादा समय खर्च करना पड़ता है उतना ही पानी वापस से सिंचाई के लिए इकट्ठा करने में। तो ये काफ़ी सारे किसानों का एक्सपीरियंस रहा है। पर ये इफ़ेक्ट भी इसी का है कि हमने इतना भूजल का प्रयोग किया है और हमने इतने ज़्यादा जो पानी सोखने वाले हमने ऐसे पदार्थ उगाए हैं इतने सालों से, तो उन्हीं का इफ़ेक्ट है कि ये हो रहा है। तो एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इफ़ेक्ट कहा जा सकता है कि ये हरित क्रांति जो देश में आई थी उसके वजह से भी भूजल की जो स्थिति है वो काफ़ी नीचे गई। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, प्रदेश है, वो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बनाता है गंगा नदी का जो बेसिन है उसका। और हम भूजल की बात करते हैं, नदी में जो बहाव है, फ्लो है, उसके कम होने की बात करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर भूजल और नदी के जो स्रोत है उसमें जो एक संबंध है उसकी बात नहीं करते हैं कि भूजल बहुत ज़रूरी है नदी के स्रोत को जीवित रखने के लिए। और जब हम इतने चिंतित हैं नदी के बारे में और उसके स्रोत के बारे में, हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उगाने वाला प्रदेश है। और गन्ना बहुत ही ज़्यादा पानी सोखता है, गन्ने को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक कैश क्रॉप है, इसमें लोगों की कमाई भी ज़्यादा होती है, तो वो भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उगाएं। तो ये एक समस्या वाली बात है कि कैसे हम लोगों की आमदनी को भी ठेस ना पहुंचाएं, लेकिन हम अगर भूजल की तरफ या नदी की तरफ चिंतित हैं तो हमें उसके बारे में भी सोचना जरूरी है।
यदि हम नदी की बात करें तो सिर्फ ये कहना कि नदी किनारे जो लोग रहते हैं वही जिम्मेदार हैं नदी को गंदा करने के लिए, और सिर्फ हम यदि नदी किनारे साफ करने लगें तो नदी साफ हो जाए, तो ये एक्चुअली एक बहुत गलत धारणा है। नदी ऐसे साफ नहीं होगी, और सिर्फ नदी को गंदा करने में उन लोगों का योगदान नहीं है जो नदी किनारे रहते हैं। नदी अपने सहायक नदियों के जरिए बनती है। नदी अपने पूरे जो कैचमेंट एरिया है, जो जहाँ पर भी पानी गिरता है और वो नदी तक पहुँचता है, तो उस दूरी को तय करने वाला सारा जो इलाका है वो नदी की जो कंडीशन है, नदी का जो हेल्थ है, उसके लिए वो सारा एरिया ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली सरकार जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है देखने के लिए कि सरकार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सुवरेज नेटवर्क है कि नहीं है। हम नदी को अगर बांध और बराज के पीछे बांध रहे हैं तो हम फ्लो छोड़ ही नहीं रहे हैं नदी में, तो फिर हम अविरलता और निर्मलता की बात कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आता है, लेकिन इसमें आम इंसान, और सिर्फ वो नहीं जो नदी किनारे रहते हैं, हम सभी लोग जो ज़्यादा पानी सोखने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गन्ना, जैसे कि चीनी, वो सभी लोग हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जिम्मेदार हैं नदी के आज के कंडीशन के लिए।